हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की एक नई वीडियो में नए ज्ञान और नए कंटेंट के साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नया विषय लेके कि किस तरीके से लोन की फाइल एक सैलरीड पर्सन को शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। देखिए, आज तक की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किस तरीके से केवाईसी एकत्रित किए जाते हैं, किस तरीके से आपके फाइनेंशियल्स बनते हैं, किस तरीके से आपकी बैंकिंग बनाई जाती है, फाइल को लगाने के लिए कितने टाइम की चाहिए होती है और किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने पड़ते हैं लोन की फाइल के लिए। आज मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे एक किस तरीके से संलग्न किए जाते हैं, फाइल बनाई जाती है, वो मैं आपको उस पूरी जानकारी इकट्ठी एक ही वीडियो में दूंगा। यानी कि केवाईसी से लेकर के प्रॉपर्टी के पेपर्स तक बैंकिंग, फाइनेंशियल सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जानकारी से भरपूर है। आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा कंटेंट, पूरे वीडियो, पूरी जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, समय ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और ये जानकारी जल्द से जल्द एकत्रित करते हैं। तो स्लाइड शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक फाइल जब हम प्रिपेयर करते हैं लोन के लिए तो एक कंसोलिडेट किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप ध्यान से और एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये पिछली वीडियोस में मैंने पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये इन्फॉर्मेशन पूरी एक संलग्न करके मैं लेके आया हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर पूरी एंड तक देखिएगा जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हाउ टू प्रिपेयर लोन फाइल, आप लोन की फाइल कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, मैंने पहले की वीडियोस में आपको जानकारी दी कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होती है और प्रॉपर्टी पेपर्स किस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। आज मैं एक कंसोलिडेट आपको एक पूरी की पूरी फाइल पैसे प्रिपेयर करते हैं, ये पार्ट की जगह मैं एक पूरी कंसोलिडेट लेके आया हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैलरीड कस्टमर्स के लिए। एक सैलरीड कस्टमर को कंसोलिडेटली अपनी फाइल कैसे प्रिपेयर करनी पड़ती है बैंक में रिप्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग केवाईसी के पार्ट पे आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, केवाईसी में सबसे पहले आता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। यही ओवीडीज में भी जिक्र किया गया इन सभी डॉक्यूमेंट्स का। ओवीडी मतलब आपके ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो आरबीआई ने सजेस्टेड किए हुए हैं कि सभी लेंडर्स को, सभी एग्जीक्यूटिव्स को ये सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल में लगाने पड़ेंगे। यानी ये नहीं कि अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस आपके किसी दूसरे एड्रेस का है जहाँ पे आप रहते नहीं है तो वो भी एक्सेप्ट होगा। ओवीडी मीन्स प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस यानी सीडीडी, जिसके बारे में पहले भी जानकारी आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। वो प्रॉपर सीडीडी फॉलो होनी चाहिए। तो केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। अलावा इसके जहां आप रहते हैं वहां का यूटिलिटी बिल, यानी कि करंट एड्रेस का आपके पास एक यूटिलिटी बिल, यानी कि कोई बीएससीएस या कोई भी बिजली का या आप गैस का बिल जो लेटेस्ट मंथ का हो वो भी आप रख सकते हैं, जो अगर आपके उसी एड्रेस पे लेटेस्ट 2 महीने के अंदर वो बिल आपको आया होना चाहिए। अलावा इसके अगर आप रेंटेड हैं, तो अगर आप रेसिडेंशियल आपका या आपका घर रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, कोशिश कीजिएगा कि रेंट एग्रीमेंट आपका लीज डीड या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका नोटराइज रेंट एग्रीमेंट है तो आपको लैंडलॉर्ड के नाम का जो बिल है, बिजली का, गैस का या कोई भी लेटेस्ट मंथ का, वो आपको फाइल में लगाना होगा। आपको इसके अलावा सैलरीड कस्टमर्स को अपने रेसिडेंस प्रूफ के लिए और ऑफिस प्रूफ के लिए कंपनी का आईडी कार्ड मिलता है। ऑफिस प्रूफ के लिए आप कंपनी का आईडी कार्ड लगा सकते हैं। कंपनी प्रोवाइडेड लेटर भी आप दे सकते हैं जिसमें आपका रेसिडेंस एड्रेस होता है। जैसे कुछ कंपनी में कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको कंपनी के लेटर हेड पे अपना वो एड्रेस अटेस्टेड करा के दे सकते हैं। ये एड्रेस 6 महीने से ज्यादा डेटेड लेटर नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी ने आपको रेसिडेंस अपने लेटर हेड पे अटेस्टेड करके दिया है जो कंपनी प्रोवाइडेड ही है, वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि आपकी कंपनी जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, वो कंपनी उस बैंक में कैटेगराइज्ड होनी चाहिए। नॉन कैटेगराइज्ड कंपनी, जो कि आप बैंकर से जिस बैंक में भी आप जाएंगे लोन लेने के लिए, उससे पूछ सकते हैं कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो आपके यहाँ किस कैटेगरी, ए, बी, सी या डी, किस कैटेगरी में फॉलो इन करती है। अगर कैटेगरी ए, बी में है तो आपकी कंपनी का लेटर चल जाएगा। सी और डी अप्रूवल बेस्ड होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपकी कंपनी उस बैंक में किस कैटेगरी में फॉलो इन करती है।
अलावा इसके फाइनेंशियल सेगमेंट में आते हैं। फाइनेंशियल सेगमेंट में हमारे को 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। फॉर्म 16 ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, जो कंपनी आपकी जो नियोक्ता जो आपका एम्प्लॉयर है वो अगर आपका फॉर्म 16 प्रिपेयर करता है तो आपको 3 साल का फॉर्म 16 लेना होगा। आईटीआर और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लास्ट 3 ईयर्स की, कुछ जगह पे 2 साल की भी मांगी जाती है। देखिए आईटीआर इसलिए मैं कहता हूँ और कंपटीशन के साथ कि जरूरी नहीं कि आप किसी भी पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी ही हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती हो सकता है आपको किसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आती हो जो आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पे एक और कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्स आती है कि इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। फॉर्म 26 AS ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, जब आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट में जमा कराता है तो गवर्नमेंट उस एम्प्लॉयर के नाम से आपका फॉर्म 26 AS में वो सारा डाटा फीड कर लेती है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी में से कितना टैक्स डिडक्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्म 26 AS एक निर्धारित किया गया जिसमें आपके सारे टैक्स की टीडीएस की गणना होती है। साथ ही बैंक ये भी देख लेते हैं कि आपका वो फॉर्म 26 AS में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो नहीं है, कहीं आप 2 सैलरी तो नहीं ले रहे, कहीं आपकी कहीं और से कोई टीडीएस इनकम तो नहीं आ रही है। तो बैंक ये भी वेरीफाई कर लेता है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। अलावा इसके पीएफ अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी जा सकती है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई कंपनी में ऐसा है कि उसके एम्प्लॉयर की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है बैंक की नज़र में, तो आपके पीएफ के जो अगर डिडक्शन हो रहा है तो कंपनी कहती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छी कैटेगराइज में नहीं है तो वो पीएफ अगर जमा करा रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर रेगुलर पीएफ जमा हो रहा है तो लोन लेने में आसानी हो जाती है ऐसी स्थिति में, और अगर रेगुलर पीएफ नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। ये हर केस में जरूरी नहीं है, सिर्फ कुछ कैटेगराइज कंपनीज हैं या अगर बैंक अपनी स्वेच्छा से या उसे जरूरी लगे पीएफ अकाउंट स्टेटमेंट लेना तभी वो आपसे मांग सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो किस स्थिति में मांगेगा। कोई और लोन अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से अपनी कंपनी से लिया हुआ है तो कंपनी के लेटर हेड पे एचआर से वो अटेस्टेड या कंपनी से एचआर वो लिख के देगा कि ये यहाँ से इतना लोन दे रहे हैं, इतना रह गया है और ये इतने महीने की ईएमआई पे ये दिया हुआ है। तो उसकी पूरी जानकारी आपको देनी पड़ सकती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपने लोन का जो आपने अपनी कंपनी से लिया हुआ है। अलावा इसके कुछ एक स्थितियों में जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको दिखाना पड़ सकता है कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर ज्वाइनिंग के समय का वो आपको देना पड़ सकता है। वो ऐसी कंडीशन में माना जा सकता है जैसे कि आप किसी ऐसी कंपनी के साथ एक ऐसे व्यवसायिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बैंक वेरीफाई करना चाहे कि कुछ जैसे जगहों पे होता है कि आप ज्वाइनिंग के 2 साल तक या 3 साल तक लोन नहीं ले सकते। अगर आपको लोन लेना होगा तो आपको अपनी कंपनी का अप्रूवल लेना होगा या कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं है आपकी ज्वाइनिंग लेटर में जो बैंक के लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, काटती हो, या कल को अगर किसी ऐसी स्थिति में आ जाए आपात स्थिति में तो बैंक कोई क्लेम ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति के लिए कुछ एक कंपनियां निर्धारित हैं, कुछ बैंक जानता है वो कौन सी कंपनी है, तो उसके लिए वो अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपीज मांग सकता है। बैंकिंग बैंकिंग सेगमेंट में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट 12 महीने की बैंकिंग आप अपनी प्रिपेयर करके रखिएगा, या वैसे तो कुछ लैंडर्स 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं लेकिन कुछ जगह पे 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है ताकि आपकी 1 साल की सैलरी उसमें से दिख जाए। सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट ही रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में डाउनलोड करिएगा, पीडीएफ कन्वर्ट मत करिएगा अपनी बैंकिंग, क्योंकि बैंक पीडीएफ फाइल ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल धीरे धीरे सब लोग तकनीकी के युग में जा रहे हैं तो हार्ड कॉपी हर कोई अवॉइड कर रहा है। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में अपनी बैंकिंग देते हैं तो वो पीडीएफ बैंक के द्वारा दी गई पीडीएफ ही दीजिएगा, अपने आप से वो कोई भी स्कैन या कोई कॉपी पीडीएफ में कन्वर्ट करके मत दीजिएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। कोई और लोन अगर आपका है जो आपने लिया हुआ है और अगर आप उसे रन कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक के साथ तो आपको उसके लोन का सैंक्शन लेटर और उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको देना पड़ सकता है जो बैंक के द्वारा निर्धारित एक मानकों में से है। अगर आप 2-3 लोन या जितने भी लोन आप चला रहे हैं तो बैंक आपसे मांग सकता है कि उन सबके सैंक्शन लेटर की टर्म्स एंड कंडीशन कितने टाइम के लिए हुए हैं और उनकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की आपको उनके साथ ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ये चाहिए होगा। और अंत में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट ये कॉमन डॉक्यूमेंट है, आप पर्सनल लोन लेने जाएं, आप होम लोन लेने जाएं, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं सैलरी के लिए ये सभी जगह कॉमन है। सिर्फ पर्सनल लोन के लिए जो अभी तक डॉक्यूमेंट बताए थे वो हैं, और प्रॉपर्टी के जो पेपर है जो कि यहाँ पे अभी लेटेस्ट आए, अगर आप होम लोन ले रहे हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं और सैलरीड है तो ये उसी कंडीशन में चाहिए होंगे। इसमें ऑल प्रॉपर्टी पेपर्स विद लेटेस्ट ट्रांजेक्शन जो भी आपकी होती हैं, जो भी सेल डीड है, जो भी आपकी टाइटल डीड है वो चाहिए होगी। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं
तो एटीएस यानी कि एग्रीमेंट टू सेल की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एक सैलरीड को लोन लेते समय, चाहे वो होम लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन, ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ते हैं। पर्सनल लोन में प्रॉपर्टी पेपर्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ होम लोन में पड़ेगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट दोनों लोन में कॉमन ही होते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे इसके बारे में कोई सुझाव देते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। और अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।